नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। फिल्मों की दुनिया कितनी रोचक, रोमांचक और डिजिटल दौर में तो फिल्मों के तकनीकी पक्ष में जिस तरह से परिवर्तन आया है, उसने हमें एक नई रोमांचक दुनिया में पहुंचा दिया है। लेकिन भारत ही क्यों, दुनिया में आज हम जिस स्थिति में हैं सिनेमा की यात्रा में, उसका अपना एक रोचक इतिहास है। यूं सिनेमा की शुरुआत को 1 सदी से अधिक का समय हो चुका है और हम सिनेमा की 1 सदी को मना चुके हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि पहली बार सिनेमा ने बोलना कब शुरू किया? मेरा अभिप्राय स्पष्ट है, पहली सवाक या टॉकी फिल्म कौन सी थी? यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो वह ऐतिहासिक दिन था 14 मार्च 1931 का, जब एक हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा की फिल्म आलम आरा रिलीज होती है। आलम आरा को पहली सवाक या बोलती फिल्म या टॉकी फिल्म के रूप में हम जानते हैं। इसका निर्देशन और निर्माण किया था अर्देशिर ईरानी ने। ईरानी ने अमेरिका की एक पार्ट टॉकी फिल्म शू बोट 1929 में देखी थी और इस फिल्म को देखने के बाद उनके मन में एक विचार आया, क्यों नहीं यह प्रयोग हम हिंदुस्तान में करें। और उन्होंने भारतीय फिल्मों में ध्वनि को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। आलम आरा की कहानी जोसेफ डेविड के एक लोकप्रिय पारसी नाटक के रूपांतरण पर आधारित थी। लगभग 40,000 रुपए के बजट पर बनी इस फिल्म को ईरानी इंपीरियल फिल्म कंपनी ने निर्मित किया था और 14 मार्च 1971 को मुंबई में, जिसे उस समय बंबई कहा जाता था, मैजेस्टिक सिनेमा में इसको पहली बार प्रदर्शित किया गया था। इस बोलती फिल्म को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। आखिर लोग जब स्वयं को चलते फिरते आकृति के रूप में और बोलते हुए पर्दे पर देख रहे थे तो वो अभिभूत थे, रोमांचित थे। एक नई दुनिया में एक तरह से उन्होंने प्रवेश किया था और उस समय उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग लेना पड़ा था। तो एक तरह से आलम आरा ने भारतीय सिनेमा के उस साइलेंट एरा या मूक युग का अंत करते हुए एक नए दौर की शुरुआत की थी। आलम आरा की कहानी कैसी थी, आपको निश्चय ही इसमें रुचि होगी। वस्तुतः यह एक काल्पनिक कहानी पर आधारित थी, या यूं कहें कि काल्पनिक ऐतिहासिक राज्य के राजा और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। राजा की 2 रानियां हैं, नवबहार और दिलबहार, लेकिन दोनों के कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक फकीर राजा एक भविष्यवाणी करता है कि नवबहार के गर्भ से एक राजकुमार जन्म लेगा, परंतु राजकुमार के 18वें जन्मदिन पर प्रकट होने वाले जादुई हार को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा 18 वर्ष के बाद उस राजकुमार का जीवन संकट में पड़ जाएगा। समय बीतता गया और एक समय आया जब नवबहार ने एक पुत्र को जन्म दिया, अर्थात उस राज परिवार में एक राजकुमार का आगमन होता है। नवबहार ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम रखा गया कमर। उधर दूसरी रानी दिलबहार, जो निसंतान थी, जिसके कोई संतान नहीं हो रही थी, उसके मन में ईर्ष्या और क्रोध का भाव जागृत हुआ। उसने उस राज्य के सेनापति, जो अपने दौर के प्रख्यात फिल्म अभिनेता थे, पृथ्वीराज कपूर, जिनका नाम उस फिल्म में आदिल था,
और वो राजा के सेनापति थे, उन्हें वह अपने प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास करती है। आदिल दिलबहार के उस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। भला दिलबहार इसे कैसे सहन करती कि उनके प्रेम निवेदन को ठुकरा दिया गया। उन्होंने आदिल की शिकायत की राजा से और यह कहा कि आदिल ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। इसका परिणाम आप जानते हैं, आदिल को कैद कर लिया गया और कारागार में डाल दिया गया और आदिल की जो गर्भवती पत्नी थी उसे भी महल से बाहर निकाल दिया गया। आदिल की पत्नी मेहर निगार महल से निर्वासित हो जाती है और महल से दूर जाकर के उसने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया आलम आरा, जिसके नाम पर यह फिल्म पड़ती है। इस फिल्म का केंद्रीय पात्र आलम आरा। जब आदिल की पत्नी को यह पता पड़ता है कि उनके पति पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, वो अत्यंत दुखी और व्यथित होती है और इसी और दुख कष्ट में उसकी सदमे से मृत्यु हो जाती है। और आलम आरा एक शिकारी या बंजारों के समूह में पहुंच जाती है और वहीं एक व्यक्ति उसे गोद लेकर के पालता है और बड़ा करता है। उधर दूसरी ओर राजकुमार कमर धीरे धीरे युवा अवस्था की ओर बढ़ता है। राजा को उस फकीर की शर्त याद थी कि 18वें वर्ष में उसे वो हार मिलना चाहिए, अन्यथा राजा का जीवन, राजकुमार का जीवन संकट में पड़ जाएगा। फकीर की बात सच होती है। कमर के 18वें जन्मदिन पर महल के सरोवर में वह जादुई हार मिलता है, लेकिन द्वेष और क्रोध के वशीभूत होकर दिलबहार उस हार को चुपके से चुरा लेकर के दूसरे हार से बदल देती है और एक नकली हार राजा को दे देती है। जैसे ही हार को वो बदलती है, राजकुमार कमर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और वह अचेत होकर के मरणासन्न हो जाता है। हैरान परेशान राजा रानी उस फकीर की खोज में जाते हैं और राजकुमार के शव को दफनाने की बजाय सुरक्षित रखते हैं। उधर दिलबहार के पास असली हार होने के कारण एक चमत्कार होता है। दिन में जब वह हार पहनती है तब राजकुमार कमर निष्प्राण होता है, उसमें किसी प्रकार का जीवन का संचार नहीं होता है। लेकिन जैसे ही रात में वह हार उतारती है, राजकुमार कुछ देर के लिए जीवित हो उठता है, मानो उसमें नए जीवन का संचार हो गया। इधर आलम आरा भी युवा अवस्था की ओर तेजी से बढ़ने लगती है और उसे अपने अतीत की जानकारी होती है और उसे पता चलता है कि उसके पिता आदिल पर अत्याचार हुए थे। वह अपने पिता को रिहा कराने के लिए राजमहल पहुंचती है और महल में पहुंचते ही रात के समय उस राजकुमार से मिलती है जब उसने प्राणों का संचार हुआ था। राजकुमार आलम आरा की ओर आकृष्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं और समय ऐसा परिवर्तित होता है कि अंततः दिलबहार ने जो कुटिल चालें चली थी उसकी जानकारी मिल जाती है और उसके पास जो हार छिपा हुआ था वो मिल जाता है और हार के मिलते ही राजकुमार पुनः जीवित हो जाता है, उसका जीवन सामान्य हो जाता है और राजकुमार कमर का विवाह आलम आरा के साथ हो जाता है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि दिलबहार जिसने जिस तरह से धोखा दिया था उसे अपने अपराधों की सजा मिलती है। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था अर्देशर ईरानी ने। कहानी और पटकथा थी जोसेफ डेविड की और उसी नाम के एक पारसी नाटक से यह फिल्म, इसका जो कथानक है वो रूपांतरित था। मुख्य कलाकार थे मास्टर विट्ठल, राजकुमार कमर या एक नायक के रूप में उसे मान सकते हैं फिल्म का आप, और जुबेदा जो आलम आरा की भूमिका निभाई थी, जो इस फिल्म की नायिका थी। अन्य प्रमुख कलाकारों में आदिल की भूमिका में थे पृथ्वीराज कपूर,
जो एक सेनापति की भूमिका का निर्वाह किया था। वजीर मोहम्मद खान, इन्होंने फकीर या कैमियो की भूमिका निभाई थी और वजीर खान ने ही इस फिल्म का पहला गाना गाया था। संगीतकार थे फिरोज शाह मिस्त्री एवं बी ईरानी। छायांकन या सिनेमेटोग्राफी की थी आदि एम ईरानी ने और संपादन का काम किया था इजरा मीर ने। इसके अलावा भी इस फिल्म में जीलू जगदीश सेठी, एल.वी. प्रसाद जैसे कलाकारों ने सहायक भूमिका का निर्वाह किया था। 1931 में बनी इस पहली सवाक फिल्म के निर्माण के दौरान ध्वनि रिकॉर्डिंग से संबंधित बहुत सारी चुनौतियां सामने आई थी। आलम आरा के लिए विशेष रूप से अमेरिका से टेनार साउंड रिकॉर्डिंग सिस्टम मंगवाया गया था, जो कैमरे के साथ उस आवाज को रिकॉर्ड करता था। अर्देशर ईरानी और उसके सहयोगियों ने, रुस्तम भड़ूचा ने अमेरिका के साउंड इंजीनियर विलफोर्ड डेमिंग से सिर्फ 1 महीने की ध्वनि रिकॉर्डिंग की बारीकियों को सीखकर पूरी फिल्म की रिकॉर्डिंग स्वयं अपने आप की थी। उस दौर में पार्श्व गायन या डबिंग की तकनीक विकसित नहीं हुई थी, इसलिए उसके संवाद और गीत सीधे सेट पर अभिनेताओं द्वारा, जो उनके कलाकार थे, अभिनेता थे, उनके द्वारा रिकॉर्ड किए जाते थे। वो स्वयं बोलते थे और साथ के साथ रिकॉर्ड होता था। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी चुनौती होगी। और जब दिन के समय यदि शूटिंग की जाती थी तो आसपास के परिवेश से जो आवाजें आती थी वो उसमें रिकॉर्ड हो जाती थी और फिल्म का जो एक पूरा का साउंड सिस्टम है वो प्रभावी या इफेक्टिव नहीं होता था। इसलिए फिल्म देर रात में की जाती थी। उस जमाने में कोई आधुनिक बूम माइक उपलब्ध नहीं होते थे, इसलिए माइक्रोफोन कैमरे के फ्रेम से बाहर अभिनेताओं के पास छिपाकर उनको रखना पड़ता था। और इन सारे प्रक्रिया के बाद ये फिल्म जो है तैयार होती है। रिकॉर्डिंग के लिए, संगीत की रिकॉर्डिंग के लिए आज की तरह से बहुत अधिक वाद्य यंत्र नहीं थे। केवल हारमोनियम, तबला और वायलिन जैसे प्रमुख वाद्य यंत्र थे, जिनके आधार पर वो जो फिल्म संगीत है वो तैयार किया गया था। निर्देशक अर्देशर ईरानी आलम आरा के सेट पर टेनार सिंगल सिस्टम उपकरण की मदद से ध्वनि रिकॉर्ड करते थे। ध्वनि ग्रहण करने के लिए उस समय एक साउंड प्रूफ स्टूडियो या साइलेंट स्टेज की सुविधा नहीं थी, इसलिए बाहरी शोर को कम करने के लिए फिल्म की अधिकांश शूटिंग रात के समय की गई थी। ईरानी के स्टूडियो के पास ही रेलवे लाइन थी, इस कारण अक्सर ट्रेन की आवाज आती थी जो रिकॉर्डिंग के अंदर बाधा उपस्थित होती थी। इसलिए प्राय जो रिकॉर्डिंग होती थी वो रात को 1 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक होती थी। उस समय का जो समय था बहुत शांत था। कैमरे तथा साउंड रिकॉर्डर दोनों एक साथ चलते हुए प्रयुक्त किए थे। उसमें छोटा सा व्यवधान, जैसे किसी कलाकार को खांसी आ जाए या अन्य किसी प्रकार का व्यवधान हो तो वो रिकॉर्डिंग दोबारा करनी पड़ती थी। इस तरह सीमित तकनीकी संसाधनों के बावजूद एक बेहतरीन फिल्म आज से लगभग 94-95 वर्ष पूर्व हमारे पेश में बनाई गई थी। इस फिल्म निर्माण की शताब्दी हम बहुत शीघ्र ही मनाने जा रहे हैं। यह फिल्म लगभग 10,500 फीट लंबी थी। आप समय के हिसाब से ये मान सकते हैं कि ये लगभग 124 मिनट या सवा घंटे की फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग केवल 4 महीने में हुई थी। तकनीकी चुनौतियों के बावजूद ईरानी की यह पहली बोलती फिल्म आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श फिल्म बन गई थी और उसके बाद तो फिर उस परंपरा का अनुसरण करते हुए कई फिल्मकारों ने इस तरह की फिल्में बनाई थी। इस फिल्म के नायक थे मास्टर विट्ठल, जो मूक फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे। आलम आरा में उन्होंने एक भी संवाद नहीं बोला था। पूरी फिल्म में उनके किरदार के लिए कोई संवाद नहीं लिखा गया था। यह संभवतः उनकी हिंदुस्तानी भाषा पर कमजोर पकड़ के कारण हुआ था। यह बात भारतीय सिनेमा के मूक युग से सवाक युग के संक्रमण की भी एक प्रतीक बनती है। 14 मार्च 1931 को आलम आरा के प्रीमियर के साथ ही भारतीय दर्शक बड़े उत्साहित थे। बंबई की मैजेस्टिक सिनेमा में यह फिल्म लगातार 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली
और दर्शकों की भीड़ का आलम यह था कि दिन में 3 बजे होने वाले शो के लिए सुबह 8-9 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी। फिल्म की अपार लोकप्रियता के कारण व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का बंदोबस्त करना पड़ा था। दर्शकों के लिए आश्चर्य और रोमांच का विषय था कि पर्दे पर चलती फिरती तस्वीरें, आकृतियां, छवियां अब बोलने भी लगी हैं। विशेषकर फिल्म में शामिल गीत संगीत से भारतीय दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए थे। अभिनेता वजीर मोहम्मद खान की ओर से गाया गया भिक्षुक का गीत दे दे खुदा के नाम पे प्यारे भारतीय सिनेमा का पहला पार्श्व गीत माना जाता है, जो रिलीज होते ही बहुत लोकप्रिय हो गया था। इस गीत को सुनने के लिए ही अनेक लोगों ने यह फिल्म बार बार देखी थी। इतना प्रसिद्ध यह गीत उस दौर में हो गया था। तो एक प्रकार से आज के भारत की, आज के इस सिनेमा की एक तरह से वो गीत सांस्कृतिक पहचान बन गई थी। अनेक भिक्षुक मंदिरों या रेलगाड़ियों में भीख मांगते समय आज भी इस गीत को गुनगुनाते हैं। आलम आरा के इस संगीत ने जबरदस्त प्रभाव छोड़ा और यह सिद्ध कर दिया कि फिल्मी गीत उस कहानी का हिस्सा बनाकर जब पेश किए जाते हैं तो दर्शकों को वो रोमांचित कर देते हैं। आलोचकों ने आलम आरा को ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। उस समय के बॉम्बे क्रॉनिकल जैसे अखबारों ने ईरानी के सूझबूझ भरे निर्देशन और कलाकारों, चाहे वो विट्ठल हो, चाहे जुबेदा हो, चाहे पृथ्वीराज कपूर हो, के सशक्त अभिनय की खूब सराहना की। यह टिप्पणी करते हुए कि उनके भाव प्रदर्शन में वह नाटकीयता थी जो मूक सिनेमा के संवाद में नहीं थी। हालांकि तकनीकी स्तर पर अनेक कमियां थीं, क्योंकि यह पहला प्रयास था। ध्वनि रिकॉर्डिंग में परिपक्वता नहीं थी, क्योंकि यह पहला प्रयास था। आलोचकों ने अवश्य उन पर टिप्पणी की, लेकिन फिर भी उस पहली फिल्म के महत्व को उन्होंने कम नहीं किया। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल के शब्दों में आलम आरा सिर्फ एक टॉकी फिल्म नहीं थी, बल्कि गाने बोलने वाली फिल्म थी जिसमें संवाद से ज्यादा गीत थे। इस फिल्म में अनेक गीत थे और इससे फिल्मों में गानों के जरिए कथा परंपरा को आगे बढ़ाने की शुरुआत होती है। वास्तव में आलम आरा की सफलता ने भारतीय सिनेमा के लिए एक नए ढांचे को जन्म दिया, जिसमें संगीत और नृत्य प्रमुख मनोरंजन के माध्यम बन गए थे। इस फिल्म के बाद अन्य निर्माता भी प्रेरित हुए और जल्दी ही अन्य भाषाओं में भी बोलती फिल्में बनने लगी, जैसे 1931 में ही श्री फरहाद उर्दू हिंदी भाषा में, इसी तरह से बंगाली में फिल्म बनी, तमिल में कालिदास बनी, तेलुगु में भक्त प्रहलाद बनी। इस तरह से पारंपरिक जो टॉकी फिल्म से उनके निर्माण की शुरुआत हमारे यहाँ होती है। कुल मिलाकर आलम आरा ने भारतीय सिनेमाई परिदृश्य को स्थायी रूप से बदल दिया। इसके बाद भारतीय फिल्म उद्योग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मूक युग की जगह अब सवाक फिल्मों की एक तरह से नींव पड़ गई। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतीय सिने इतिहास की यह पहली फिल्म, यह दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय सिने इतिहास की यह पहली फिल्म आलम आरा की कोई प्रति हमारे पास नहीं है। इसकी सारी प्रतियां नष्ट हो चुकी हैं, जबकि इस फिल्म ने अपने दौर में अद्भुत प्रभाव छोड़ा, अद्भुत लोकप्रियता हासिल की, लेकिन इसकी सारी प्रतियां खो गई हैं। कोई भी प्रिंट या फुटेज तक इसका अभी उपलब्ध नहीं है। भारत का जो राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार है, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, वहां भी आलम आरा की कोई प्रति नहीं है। केवल कुछ उसके स्टिल चित्र हैं या कुछ पोस्टर हैं, वो वहां पर संग्रहित किए गए हैं। लंबे समय तक ये अफवाह रही कि उसका अंतिम प्रिंट भारतीय फिल्म अभिलेखागार में नष्ट हो गया। वहां पर एक दुर्घटना घटी थी, आग लग गई थी। लेकिन अभिलेखागार के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस फिल्म के प्रिंट 1960 के पहले ही नष्ट हो चुके थे, जबकि अभिलेखागार की स्थापना उसके बाद 1964 में हुई थी। 2017 में ब्रिटिश फिल्म संस्थान ने आलम आरा को भारत की सबसे महत्वपूर्ण गुमशुदा फिल्म के रूप में स्वीकार किया, जो इस बात की ओर संकेत देता है कि फिल्म इतिहासकारों ने भी इस फिल्म की विरासत को बहुत महत्वपूर्ण माना है। आज भले ही आलम आरा को हम देख नहीं पाए, लेकिन भारतीय सिनेमा के उस इतिहास में
बोलती फिल्मों के इतिहास में इस फिल्म का अपना एक विशिष्ट योगदान है, जिसने संगीत, नाटक और संवाद युक्त सिनेमा के माध्यम से एक नई की शुरुआत की थी। उम्मीद करते हैं कि भारत का जो ये सिनेमा है आने वाले समय में स्वस्थ मनोरंजन के माध्यम से, एक सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, एक विचारपूर्ण सिनेमा के माध्यम से दर्शकों को इसी तरह से मनोरंजन करता रहेगा, गुदगुदाता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।